जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है ना। रात्रि 9 बजे आपको वीडियो प्रेषित किया जाता है और ये टॉप 1000 प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं रोज निरंतर। तो सभी लोग जो भी हमारे साथी हैं वो इसी तरह से जुड़े रहें और रात्रि 9 बजे जो है प्रश्नों का आनंद उठाएं, प्रश्नों को पढ़ें, प्रश्नों के उत्तर बताकर अपना आकलन करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी प्रकार से हिंदी का मैंने पूरा कंप्लीट विस्तृत कोर्स भी करवाया है, साथ ही प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी करवाया है और 1000 टेस्ट प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है निरंतर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो किसके नेतृत्व में हुई? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर बाबू शिव प्रसाद? प्रश्न क्रमांक 46 का आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड के अंदर आपको उत्तर बताना है। 5 सेकंड आपको दिए जाएंगे। 46 का उत्तर तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में। 7 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? भारतेंदु युग, लाल युग, खड़ी बोली हिंदी युग या फिर आधुनिक युग? पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने बताना है। प्रश्न क्रमांक 47 का उत्तर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी यानी कि लाल युग। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग से अभिहित किया? तो वो किया लाल युग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? किस शताब्दी को कहा जाता है? 20वीं शताब्दी को, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 17वीं शताब्दी? तो किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग माना जाता है? 48 का आंसर तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मंडियाली का संबंध किससे है? मंडियाली का संबंध किससे है? राजस्थानी से, पहाड़ी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी से? 49 का आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बांगरू, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर अवधी? प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अवधि, है ना। मैंने पूर्वी हिंदी का एक कोड आपको बताया था, अब छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी यानी आ से अवधि, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो यहां पर आया है अवधि। ठीक है, अगला देखो, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवसेन सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसादा तासी? 51 का आंसर बताएंगे सभी लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक माना जाता है वो माना जाता है गारसादा तासी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 6, 12, 20 या फिर 18? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 खंडों में। 18 यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। प्रश्न क्रमांक 52 का आंसर दा। अगला, हिंदी साहित्य की भूमिका लेखक का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका मैंने कई बार आपको पढ़ाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय? हिंदी साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है इसके लेखक का नाम बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। ठीक है, तो बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो किस ग्रंथ द्वारा? मिश्र बंधु विनोद, शिवसेन सरोज,
हिंदी शब्द सागर या हिंदी साहित्य। 54 का आंसर बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तब आपका 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, किसने दिया है? मिश्र बंधु विनोद, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर श्रृंगार संग्रह। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 55 का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा 55 का? सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं। और उत्तर होगा 84 वैष्णव की वार्ता, सा नंबर। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? 56 का आंसर हिंदी शब्द सागर की भूमिका, साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका के विशेषांक या साहित्यालोचन। तो किस रूप में प्रकाशित हुआ था? 56 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, आ नंबर। ठीक है। अगला है दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, रेनी वेलक या फिर गिलक्राइस्ट। 57। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के उसमें जो है ये प्रकाशित हुआ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान बताना, राम कुमार वर्मा, शिवसेन सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या फिर धीरेन्द्र वर्मा। 58 का आंसर। तब बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, गारसादा तासी ने इस्तवार दा लेते हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो किस भाषा में की? फ्रेंच में, अंग्रेजी में, रूसी या फिर जर्मन में। 59 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंच। गारसादा तासी ने इस्तवार दा लेते हिंदुस्तानी ग्रंथ की जो रचना की है वो किस भाषा में की है? फ्रेंच भाषा में की है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर धीरेन्द्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? प्रश्न क्रमांक 60। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल से नाम से अभिहित किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या राम कुमार वर्मा। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल से अभिहित किया? प्रश्न क्रमांक 61 का आंसर। और राइट आंसर होगा आपका क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बी नंबर। अगला है दोस्तों, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? मिश्र बंधुओं ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राहुल सांकृत्या या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 62 का आंसर हमें बताना है। और राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? प्रश्न क्रमांक 63। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? और आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर गाथा काल, यानी कि जो वी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या फिर आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? 64 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला है, आदिकाल कृति
क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आदिकालीन कीर्ति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? रासो साहित्य के, जैन साहित्य के, सिद्ध साहित्य के या फिर लौकिक साहित्य के? ढोला मारूरा दुहा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कुशल लाभ माने जाते हैं। कहीं कहीं पर इसके रचनाकार कल्लोल कवि भी मिलते हैं, लेकिन 65 का जो आपका राइट आंसर होगा वो लौकिक साहित्य सही हो जाएगा। ठीक है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सवरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध हैं? किस साहित्य से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 66 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। आपने देखा होगा आदिकाल में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य ये दो शाखाएं थी। ठीक है, और सिद्ध साहित्य के प्रमुख थे सरहपा, लुइपा, सवरपा, ये सभी सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। 66 का आंसर वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, संदेश रासक या फिर खुमान रासो? सभी लोगों ने पढ़े हैं दोस्तों, जल्दी से 67 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है जिसके रचनाकार माने जाते हैं चंद बरदाई। कौन माने जाते हैं? चंद बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण से, प्राकृत पेंगलम से, खालिक बारी या फिर श्रावकाचार से? आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं, प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? प्रश्न क्रमांक 68 और आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्राकृत पेंगलम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला है पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? 69 का आंसर नरपति नाल को, जगनिक को, चंदबरदाई या फिर गोरखनाथ को? पृथ्वीराज रासो का जो रचयिता है वो किसे माना जाता है? तो प्रश्न क्रमांक है 69 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चंद्रबरदाई को। ठीक है, सा नंबर। नेक्स्ट दोस्तों, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? गेय काव्य बताना है आपको। बीसलदेव रासो, परमाल रासो, वर्ण रत्नाकर या फिर राउल वेल? प्रश्न क्रमांक 70 है ना, गीति काव्य जिसे बोले वही है गेय काव्य। तो गेय काव्य कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बीसलदेव रासो, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है या फिर काव्य ग्रंथ है? दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 71 और 71 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये दामोदर शर्मा का ऐसा क्वेश्चन भी एक आता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये किसका ग्रंथ है? तो ये दामोदर शर्मा का है और ये व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है, सा है, वो बिल्कुल कंप्लीट राइट होगा। ठीक है, आदिकाल में खली बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई या फिर सरहपा? आदिकाल में बताना है आपको खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला प्रथम कवि कौन था? 72 और 72 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, आदिकाल के जो है अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो साहब, और इन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले जो पहले कवि थे अमीर खुसरो साहब, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल आंसर सही होगा। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो वो कौन सी है? शिलांकित कृति, यानी कि शिला पर अंकित जो कृति है, और ये गद्य पद्य मिश्रित है, यानी कि ये चंपू काव्य है, और वो रचना कौन सी है? तब आपको उत्तर यहां पर बताना है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। प्रश्न क्रमांक 73, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दा, क्या हो जाएगा? राउल वेल। राउल वेल इस शिलांकित कृति मानी जाती है। ठीक है, डी नंबर। रोड़ा कवि की रचना है, रोड़ा कवि की रचना है राउल वेल, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियां, मुकरियां, गजल, गीत या फिर दोहे? किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे अमीर खुसरो? 74 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो की आपने क्या पढ़ी हैं? पहेलियां पढ़ी हैं, मुकरियां पढ़ी हैं,
तो अमीर खुसरो यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल यहां पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया? किस शैली का प्रयोग किया गया? पिंगल शैली, डिंगल शैली, दोहा चौपाई या फिर कवित्त सवैया। सभी लोगों को पता है कि आदिकाल में दो शैलियां प्रचलित थी, एक तो डिंगल और एक थी पिंगल। तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? 75 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डिंगल। डिंगल यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? तो किस पंथ से बताना है, भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? बौद्ध पंथ से, जैन पंथ से, नाथ पंथ से या फिर वज्रयान पंथ से? 76 का आंसर यहां पर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाथ पंथ से। नाथ पंथ से भक्ति काल के संत मत का उदय हुआ। एक क्वेश्चन और बनता है कि भक्ति काल की जो संत काव्य धारा थी इस पर किसका प्रभाव जो है था या प्रभाव पड़ा? तो वो नाथ संप्रदाय का है ना। तो सा नंबर यहां पर कंप्लीट आंसर सही होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया? रामकुमार वर्मा के बारे में आपको बताना है। 77 का आंसर अपभ्रंश काल, संधि काल और चारण काल, सिद्ध सामंत काल या फिर अंधकार काल? प्रश्न क्रमांक 77 और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इन्होंने आदिकाल का जो नाम दिया, सबसे पहले तो इन्होंने संधि काल नाम दिया और उसके बाद दूसरा जो इनका काल था वो चारण काल था। ठीक है, संधि काल और चारण काल। वी नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? 78 का आंसर बताना है। गोरखनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ या फिर चुड़करनाथ? तो जल्दी से बताएं, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वैसे दोस्तों यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है। वैसे नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं मत्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ। ठीक है, चूंकि यहां आपका ऑप्शन नहीं है तो गोरखनाथ आपका बिल्कुल सही होगा, आ नंबर। ठीक है, याद रखें गोरखनाथ के गुरु थे मच्छेंद्र नाथ, जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का किस कवि की रचनाएं हैं? विद्यापति, रामानंद, नरपति नाल या फिर अमीर खुसरो की? कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दो रचनाएं हैं और ये दो रचनाएं किसकी हैं? तो आपका बिल्कुल सही होगा पद लता पताका। पद लता पताका, ऐसे हम याद भी इनको करते हैं। किसकी? विद्यापति। विद्यापति यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो सही हो जाएगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है दोस्तों, और इनकी जो रचना है पद लता पताका, पदावली है ना, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनको ऐसे भी याद करते हैं। अगला है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास या फिर धीरेन्द्र वर्मा का? इन्होंने क्या कहा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। एक कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 80 और 80 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर राहुल सांकृत्यायन? तो प्रश्न क्रमांक 81 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा भी आता है कहीं कहीं। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की जो समय सीमा थी उसी को इन्होंने चारण काल कहा था। ठीक है, इसके पहले के काल को रामकुमार वर्मा ने संधि काल नाम दिया और फिर उसका नाम दिया चारण काल, लेकिन यहां पर जॉर्ज ग्रियर्सन है, तब आपका विकल्प नंबर जो बी है वो यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, ये दो साहित्य पढ़ने को मिलते हैं हमें आदिकाल में। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? 60, 40, 84 या फिर 20? प्रश्न क्रमांक 82। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 84। 84 सिद्धों की संख्या मानी जाती है, 84। कई बार एग्जाम में पूछा गया 82 का, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला है जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 83। भरतेश्वर बाहुबली रास इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक रचना पूछी गई थी दोस्तों अभी एमपी टेट में, बाहुबली किसकी कृति है? तो ये जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। ये चीज भी याद रखनी है, बाहुबली रचना के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, लेकिन अगर बात आती है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है, तब आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा शालिभद्र सूरी, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है इन्होंने, है ना, तो याद रखना है। अगला है शिवसेन सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? शिवसेन सेंगर ने बताना है सरहपाद, पुष्य, कबीर या फिर लुइया, किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? प्रश्न क्रमांक 84 और 84 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? शिवसेन सेंगर ने। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की? भट्ट केदार ने, गोपी चंद ने, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर मधुकर ने। 85 जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मधुकर। मधुकर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर राइट आंसर होगा। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है मधुकर कवि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भरथरी जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? सिद्ध साहित्य, है ना, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर रासो साहित्य। प्रश्न क्रमांक 86। तो है ना, जैसे इसके एक नाम आता है जालंधर नाथ, तो वही है भरथरी और जालंधरी पाव इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये नाथ साहित्य से संबंधित हैं। वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई? तो किस साहित्य की? रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य या फिर रास साहित्य। प्रश्न क्रमांक 87 का जो आंसर है वो यहां पर बताना है। तो प्रमाणिकता, साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई तो वो मानी गई रासो साहित्य की। आ नंबर यहां पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 87 का। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो किस भाषा का मुख्य छंद माना है गाथा को? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर हिंदी। प्रश्न क्रमांक 88 और 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है, और उत्तर हो जाएगा क्या? विकल्प नंबर बी यानी कि प्राकृत का। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? वर्ण रत्नाकर ये रचना है ज्योतिश्वर ठाकुर की। ज्योतिश्वर ठाकुर की है। मैंने कई बार आपको बताया है कि वर्णों को अगर पढ़ना है तो ज्योति में पढ़ना है, अंधेरे में नहीं पढ़ना है। ज्योति में पढ़ना है तो ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार होंगे। और वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति मानी जाती है? 4 विकल्पों में से चयन करके उत्तर हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 89 का। तो आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी ये गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई? प्रश्न क्रमांक 90 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई? तब आपका प्रश्न क्रमांक 90 और उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, डी नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है? शुक्ल के अनुसार बताना है 91 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? ईसवी में दिया है यहां पर तो 1318 से 1643, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर राइट आंसर होगा ईसवी। ठीक है, ईसवी भी आपको पता होनी चाहिए, 91 का आ, है ना। अगला है शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक अध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक अध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत वेदांत या फिर शुद्धाद्वैत। 91 का आंसर, 92 का। तब आपका बिल्कुल सही होगा अद्वैत वेदांत, अद्वैत, है ना, अद्वैत वेदांत। अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य।
अगला क्वेश्चन देखो, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या फिर राम काव्य धारा? तो रामानंद बताना है 93 का आंसर। राइट आंसर क्या होगा? सगुण भक्ति धारा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, आंसर आपका बी नंबर सही होगा दोस्तों, सगुण नहीं निर्गुण भक्ति धारा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? 94, भक्तमाल, अष्टयाम, कबीर चरित्र बोध या कबीर परिचय? तो नाभादास रचित ग्रंथ कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है, तो नाभादास रचित ग्रंथ है भक्तमाल, यानी कि आ नंबर आपका यहां पर राइट होगा। अगला है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां किस संत कवि की हैं? 95 का आंसर यहां पर हमें बताना है, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये रैदास की है, रैदास, सा नंबर। अगला है दोस्तों, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? प्रेम की पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? रसखान, जायसी, सूरदास या कबीरदास? 96 का आंसर भक्ति काल के दौरान बताना है, तो आपका बिल्कुल सही होगा, सूफी काव्य धारा के महाकवि जायसी। ठीक है, जायसी, बी नंबर आपका सही होगा। इनका एक महाकाव्य है पद्मावत, पद्मावत महाकाव्य सूफी काव्य धारा का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? वैष्णव भक्ति, तो रामानुजाचार्य, हरिदास निरंजनी, विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य, किसकी नहीं की जाती? 97 का आंसर बताना है, तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापकों आचार्यों में नहीं की जाती, तो वो नहीं की जाती हरिदास निरंजनी, वी नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? तो कौन सा रूप हुआ? 98 का आंसर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राम भक्ति। राम भक्ति यानी कि आ नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो किस संस्कृत काव्य में मिलता है? ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, गाथा सप्तशती या फिर वेणु संहार? तो वो मिलता है दोस्तों ब्रह्मचरित, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर कंप्लीट राइट आंसर हो जाएगा। मसी कागज छुओ नहीं कलम, मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई? प्रश्न क्रमांक 100 का आंसर बताना है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि कई बार हमने पढ़ा है और कई बार परीक्षा में भी पूछी गई ये पंक्ति, और उत्तर आपका हो जाएगा कबीरदास, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, ये महत्वपूर्ण जो सीरीज है अपनी निरंतर चलेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में, और जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।